प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नासिक में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर एक यूथ फेस्टिवल को संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहीं चलते हैं। नासिक पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। मैं आज इस भूमि को भी नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मेरे युवा साथियों, हमारे देश के ऋषियों, मुनियों, संतों से लेकर सामान्य मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा है। श्री अरविंद तो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। श्री अरविंदो स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन आज 2024 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है। तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। साथियों, समय हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मौका जरूर देता है। भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मौका अभी है। अमृत काल का ये कालखंड है। आज आपके पास मौका है
इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। आप याद करिए, आज भी हम सर एम विश्वेश्वरैया की याद में इंजीनियर्स डे मनाते हैं। उन्होंने 19वीं और 12वीं शताब्दी में अपना जो इंजीनियरिंग कौशल दिखाया, उसका आज भी मुकाबला मुश्किल है। आज भी हम मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं। उन्होंने हॉकी की स्टिक से जो जादू दिखाया, वो आज तक लोग भूल नहीं पाए। आज भी हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों को याद करते हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से अंग्रेजों को पस्त करके रख दिया था। आज हम महाराष्ट्र की वीर भूमि पर हैं। आज भी हम सभी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बनाया। आजादी के पहले के कालखंड में ऐसे सभी महान व्यक्तित्वों ने देश के लिए काम किया। वो जिए तो देश के लिए, वो जूझे तो देश के लिए, उन्होंने सपने संजोए तो देश के लिए, उन्होंने संकल्प किए तो देश के लिए, और उन्होंने देश को नई दिशा दिखाई। अब अमृत काल के इस कालखंड में आज वो दायित्व आप सभी मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। अब आपको अमृत काल में भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। आप ऐसा काम करिए कि अगली शताब्दी में उस वक्त की पीढ़ी आपको याद करे, आपके पराक्रम को याद करे। आप अपने नाम को भारत और पूरी दुनिया में, दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको 21वीं सदी के भारत की सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी मानता हूं। मैं जानता हूं आप ये कर सकते हैं। भारत के युवा ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मेरा सबसे ज्यादा भरोसा आप सभी पर है, भारत के युवाओं पर है। मैं मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं, उससे भी बहुत उत्साहित हूं। तो प्रधानमंत्री नासिक में इस वक्त बोल रहे हैं और आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती भी है और प्रधानमंत्री तो उस मौके पर बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने भी आज एक पोस्ट शेयर की है। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि उन्होंने अपनी इस जो राजनीतिक लड़ाई है इसमें अपना वैचारिक खाका क्या तैयार किया है। दूसरी ओर वो प्रधानमंत्री या बीजेपी, आरएसएस वो किस विचारधारा का बता रहे हैं और क्या विचारधारा की लड़ाई जो है उसके तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं, युवाओं को विचार करना होगा कि आखिर क्या होगी हमारे सपनों के भारत की पहचान, जीवन की गुणवत्ता या सिर्फ भावुकता। उत्तेजक नारे लगाता युवा या रोजगार प्राप्त युवा,
मोहब्बत या फिर नफरत। आज वास्तविक मुद्दों से नजरें फेरकर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। भावनात्मक मुद्दा इस वक्त देश में कौन सा है सबसे बड़ा? राम मंदिर का। तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो कुछ भी राम मंदिर के नाम पर किया जा रहा है यह आपकी भावनाओं को भड़काने की एक कोशिश है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। इसके अलावा आप याद करें, कल बीजेपी की तरफ से यह बार बार बताया गया था कि कांग्रेस पार्टी ने जब मना किया 22 तारीख को जाने के लिए, तो उसके पीछे उनकी एक सोच है जो नेहरू के जमाने से चली आ रही है कि जैसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के मौके पर जब उस वक्त के राष्ट्रपति चले गए थे तो बड़े नाराज हुए थे वो, और उसको लेकर के कुछ जवाहरलाल नेहरू की ही कुछ कृतियों में से कुछ चिट्ठियां निकाल करके दिखाई थी। उसको डिसोन नहीं किया कांग्रेस ने, ये नहीं कहा कि नहीं आपने गलत कोट किया है उन्होंने, बल्कि जयराम रमेश ने उस किताब की और बहुत सारी कागज और बहुत सारी चिट्ठियां सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जिनमें साफ साफ लिखा था कि हाँ नेहरू जी को वो चीज पसंद नहीं आई थी, हाँ नेहरू जी ने कहा था प्रथम राष्ट्रपति से कि आपको इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी निजी इच्छा है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे विचार से आपको नहीं जाना चाहिए। तो क्या एक वैचारिक कंस्ट्रक्ट उन्होंने तैयार कर लिया है अपना? सेक्युलर और कम्युनल की जो लड़ाई चली आ रही है अब वो राम मंदिर के बहाने भी होगी। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है। और आप ठीक कह रहे हैं कि बाकायदा सिर्फ जयराम रमेश नहीं, पूरा जिसको हम कहें कि जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके लिए जो लोग बात लिखते पढ़ते हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि देखिए ये समय है कि अब नेहरू जी की आइडिया ऑफ इंडिया की तरफ चलें, जो जवाहरलाल नेहरू ने जो कुछ कहा था। हालांकि अब वो लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो नेहरू जी ने क्या कहा था, नेहरू जी ने कहा ये निजी आस्था का विषय है, आपकी इच्छा है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। नेहरू जी उस तरह से नहीं थे। नेहरू जी के जीवन में कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रमाण नहीं मिलता है। एक तस्वीर निकल के आती है जो योग कर रहे थे, शीर्षासन सर के बल थे। दूसरी तस्वीर आती है प्रयागराज के कुंभ में वो नहाने गए थे। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी तस्वीर नहीं आती है जवाहरलाल नेहरू की। छिटपुट तो बहुत सी तस्वीरें होंगी, कोई प्रधानमंत्री है तो उसको सैकड़ों जगह आमंत्रण मिलते हैं, लेकिन एक हिंदू के तौर पर, एक जो कहता है ना कि राम कृष्ण शिव में आस्था रखने वाला जो एक हिंदू होता है, उसके तौर पर उनके चित्र नहीं आए। बल्कि इंदिरा जी के चित्र जरूर उस तरह के हैं, लेकिन नेहरू जी के कतई नहीं रहे। और कई लोग तो ये मानते हैं, जो भारतीय राजनीति के इतिहास को देखते हैं वो मानते हैं कि नेहरू से जो इंदिरा एरा में शिफ्ट हुआ था उसमें ये एक बदलाव हुआ था। नेहरू जी वाला जो नेहरूवियन मॉडल था उसको लोग कहते हैं कि आलोचक कहेंगे कि मोदी जी, लेकिन कई लोग राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि तो इंदिरा जी ने ही ध्वस्त कर दिया था, वही दूसरी दिशा में चली गई थी। अब अगर कांग्रेस पार्टी और उसका अपना इकोसिस्टम ये कह रहा है कि भाई देखिए ये सरकारी चीज नहीं होनी चाहिए, राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं होना चाहिए, कहां घालमेल हुआ? क्या नरेंद्र मोदी जिस दिन सत्ता में आए उन्होंने कहा कि नहीं चलो आओ बुलडोजर चलाते हैं? योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो उन्होंने कहा चलो आओ बुलडोजर चलाते हैं, कल से काम लगाते हैं? नहीं हुआ ना ऐसा। बाकायदा जो एक प्रक्रिया थी उसके जरिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया, और 1 रुपया भी राम मंदिर में सरकार का नहीं लगा है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि सरकारी खजाने में जो टैक्स कलेक्शन होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या किसी भी तरह से जीएसटी कलेक्शन, वो सब उसमें हिंदुओं की बड़ी भागीदारी होती है क्योंकि ज्यादा संख्या में वही है। लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया उनका नहीं लगा और बाकायदा सबने निजी चंदा दिया है, निजी तौर पर जिनकी इच्छा थी। अब जब ये कह रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को सुनते नहीं। भावनात्मक मुद्दा, 22 किलोमीटर लंबा अटल सेतु भावनात्मक मुद्दा है। हिंदुत्व और विकास ये दोनों साथ साथ चलेंगे। क्या देश की अर्थव्यवस्था अगर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से जिक्र किया, युवा चला रहा है स्टार्टअप 20 साल 22 साल 25 साल 24 साल के लड़के, और वो सब IIT IIM के नहीं है, कहीं से भी कोई खड़ा होकर शुरू हो जा रहा है। और वो अगर 7,000 करोड़ की कंपनी बना देता है, वो यूनिकॉर्न बना देता है, 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में बनाते हैं, ये भावनात्मक मुद्दा है क्या? हमारे देश के लोग आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के टॉप पर बैठे हैं, CEOs हैं, ये भावनात्मक मुद्दा है क्या? दुनिया की बड़ी कंपनियों को अपने सर्वाइवल के लिए भारत नजर आ रहा है, यह भावनात्मक मुद्दा है क्या? दुनिया की बड़ी कंपनियां कह रही हैं कि भारत में हम निवेश करेंगे, सिर्फ निवेश इसलिए नहीं करेंगे कि हमें यहां बाजार मिलता है, हमारा अपना सर्वाइवल है और हम भारत से दुनिया में निर्यात करेंगे, यह भावनात्मक मुद्दा है क्या? इसमें सब में रोजगार जुड़ा हुआ है, सब में लोगों की जेब की कमाई जुड़ी हुई है। और अभी जो SBI की रिपोर्ट आई वो क्या कह रही? आय की असमानता घटी। सबसे बड़ा संकट तो ये है ना भाई, अमीर बहुत अमीर, गरीब बहुत अमीर, गरीब बीच वाली कहां गए? तो वो बीच वाला हिस्सा बड़ा हो, अमीर और गरीब कम होते जाएं, यही लक्ष्य है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बहाने, दुर्भाग्य से प्रीचिंग और प्रैक्टिसिंग में बड़ा फर्क है।
अगर उस फर्क को कांग्रेस पार्टी दूर कर पाती तो शायद उसका जमीन पर कुछ असर होता हुआ दिखता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब इस मुद्दे पर डिफेंसिव ना होना भी तय किया, ऐसा लगता है कि भाई हमारे लिए आस्था निजी मामला है, आप कीजिए, आप आस्था का व्यापार, जो आज शब्द इस्तेमाल किया पवन खेड़ा ने, बिचौलिए की जरूरत नहीं है हमें। देखिए, प्रॉब्लम ये है कांग्रेस पार्टी के साथ कि कोई भी चीज़ ना वो कन्विक्शन के साथ कर नहीं पाते हैं। अब चलिए हम बात ही कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं। तस्वीरें दिखाई देती हैं कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी बाकायदा पूजा सामग्री लेके 1951 में पशुपतिनाथ टेम्पल में जा रहे हैं, दिखाई देती है सबको। आपको इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो दिखाई देंगी आप। तो क्या जवाहरलाल नेहरू की ये लेगेसी है कि वो मंदिर नहीं जाते थे, तो क्यों जा रहे थे वहाँ पे? तो क्या ये तब आस्था का प्रश्न नहीं है सिर्फ? तब क्यों आप एक जगह गए थे नेपाल में, तो वहाँ क्यों जा रहे थे? तो देखिए, आप जो भी करें वो कन्विक्शन से करें, या फिर उसके आप सोच लें कि आपकी पिछला इतिहास कांग्रेस का क्या रहा है, उनके नेताओं का क्या रहा है, और आपने जो आज कदम उठाया है राम मंदिर का न्योता जो है अस्वीकार करके, वो आपके लिए किस तरह की मुसीबतें या किस तरह की प्रॉब्लम्स राजनीतिक तौर पर सामने लाएगा। और मैं ये अभी भी कह रहा हूं आपको कि ये जो फैसला है, इसके कारण कांग्रेस के भीतर ही दरारें दिखाई दे रही हैं। उसके अपने नेता जो हैं इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, और ऐसे में जब कांग्रेस जो है चुनाव में जाएगी तो क्या इसे एक मुद्दा बना के ले जा पाएगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। और अलग अलग जगह पे आपको इसमें अलग अलग स्वर जो है कांग्रेस में दिखाई देंगे, और इसका जो नुकसान है वो कांग्रेस को बाकायदा चुनावों में देखने को मिलेगा।